बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलक जावेद इकबाल शानी, आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे सियासत पे, और सियासत इस वक्त खिचड़ी की मानिंद हो चुकी है। समझ नहीं आ रही कि किसका पलड़ा भारी है, कौन गिरने वाला है। अगर पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल को हम देखें, जायज़ा लें, तो हर कोई ये कह रहा है कि हम दिवालिया की तरफ जा रहे हैं। तरफ जा नहीं रहे, दिवालिया हो चुका है। दिवालिया कहते किसे हैं? इस वक्त हमारे रुपए की कदर ज़ीरो हो गई है, आवाम भूखी मर रही है, पहनने को कपड़ा नहीं, डिग्रियां सड़कों पे खुआर हो रही हैं। और इस मुल्क में जैसा कि हर सहूलत मौजूद है, हर ज़रिया मौजूद है, लेकिन तमाम ज़रिए नाकाम हो गए, तमाम सहूलतें ख़त्म हो गईं। ये जो मुल्क सरसब्ज़ है, पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर है, सहरा हैं, फल हैं, फूल हैं, हर चीज़ अल्लाह पाक ने इस मुल्क को अता की है। लेकिन इस मुल्क की सियासत बदमाश हो गई है, और इस मुल्क की आवाम बेचारगी का जो होता है पल, वो काट रही है, बेचारगी में ज़िंदगी गुजार रही है। तो इसमें अगर हम कसूरवार ठहराएं तो किसको ठहराएं? मेरा अपना मौक़िफ़ ये होगा कि मैं कसूरवार हूँ। मैं क्यों उस वक़्त अपने उस वोट को बेच देता हूँ उस डेरेदार चौधरी के साथ, जो 5 साल आपकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। मैं कसूरवार हूँ। मैं क्यों उसकी देख के सरहाने जाके बैठ जाता हूँ एक प्लेट बिरयानी के लिए, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरे तरफ तो चौधरी साहब ने देखा तक नहीं है। उसका कसूरवार मैं हूँ, जो उस वक़्त ढोल की थाप पे नाचता हूँ, गाता हूँ, नारे लगाता हूँ, और 5,000 रुपया लेके एक वोट फरोख्त कर देता हूँ, और ख़ुद भी लोगों के ज़मीरों को, मैं ज़मीरों का सौदा करने में सबसे आगे होता हूँ, और फिर कहता हूँ कि ईमानदार लीडर हमें क्यों नहीं मिला। इस वक्त नाज़रीन बड़ी मुश्किल में पाकिस्तान है, और इस वक्त बिल्कुल भी अवाम की तरफ तवज्जो नहीं है इन लोगों की, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग हो। ये तमाम पार्टियां अपने इक़्तिदार की हवस में डूबी हुई हैं, और अवाम को बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आज हमारे साथ जो शख्सियत इस प्रोग्राम में शामिल हैं, सियासी हवाले से भी एक बड़ा नाम, अगर एजुकेशन के शोबे में देखें तो एक बड़ा नाम, अगर कहीं मोटिवेशन का सिलसिला हो तो फिर भी एक बड़ा नाम। तो मैं समझता हूँ ऐसी शख्सियात का हमारे साथ बैठना और फिर बात करना हमें आगाही देगा, आने वाले वक्त के मुतल्लिक़ बताएगा। तो मैं जनाब प्रोफेसर कमरुज़्ज़मान फ़तही साहिब से बात करके आप तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाऊँगा कि कहाँ तक मैं बात ठीक कर रहा हूँ, मेरी बातों से कहाँ तक इनको इत्तेफाक है, कहाँ तक ये मेरे साथ नहीं बैठ के बात करना चाहते, कहते नहीं भाई ये बात गलत है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जी भाईजान कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का करम, शुक्र है साथ का। इस वक्त पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार है। बिल्कुल ठीक है। और सियासी पार्टियां आपके सामने नज़र आ रही हैं, कोई इक़्तिदार को गिरा रहा है, कोई उठा रहा है। जिसका बन जाता है वो इदारों को सही कह देता है, जिसका नहीं बनता वो इदारों को गालियां देना शुरू हो जाता है। आप क्या इसके मुतल्लिक़ कहते हैं कि कहाँ तक ये बात?
देखें जी, अगर हम गौर और फिक्र करें तो बेसिकली 1947 में पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटिश के तसल्लुत से निकल के वो अमेरिकन तसल्लुत में चला गया। ठीक हो गया। ठीक है, हम आज़ादी जो है ना वो बेसिकली ज़ाहरी तौर पे तो हमें नज़र आ रही थी, लेकिन कॉलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट वही है। ठीक। आज भी पाकिस्तान ने कोई भी फैसला करना हो तो वो यूएसए से ही पूछा जाता है, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे हमारे आर्मी पर्सन्स और जितने, मतलब हर बंदा, क्योंकि उनका तसल्लुत है हमारे पास। यहूदियों की एक बुक थी 12 कमांडमेंट्स ऑफ जूइश, उसकी पहली जो है ना शिक वो ये है, एक बंदे को आप 10 रुपये कर्ज दें ना, तो उस बंदे को 10 रुपये कर्ज दे के 1000 रुपये आपके पास होना चाहिए, जिससे आप उसके इर्द गिर्द हालात ऐसे पैदा कर दें कि वो आपसे पूछे बगैर कोई काम ना करे। ठीक। तो आप बताएं, जो IMF ने हमें कर्ज दे रही है, सही, वो ऐसे हालात नहीं पैदा हुए। आप ये बताएं कि क्या आज पाकिस्तान का फैसला करना जो है वो इंडिपेंडेंस हमें दे रहा है? हम इंडिपेंडेंटली कोई फैसला नहीं कर पाते। ऐसा ही है। ठीक है, आप देखें शहबाज शरीफ साहब को लाया गया, हमजा साहब को लाया गया एक वजह से कि वो इस बहरान से निकाल सकें। ऐसा ही। लेकिन उनकी भी पॉलिसीज़ जो हैं वो ऐसी नहीं थी कि जिससे ये बहरान से निकले, क्योंकि अगेन वो कर्ज की तरफ ही जा रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आती 90s में जब कम्युनिज्म फेल हुआ रशिया के साथ, 2008 में सरमायादारियत फेल हुई, तो अब हमें इस्लाम को अप्लाई करके उसको चेक करने में हर्ज क्या है? अल्टरनेटिव तो सोचते ही नहीं है, सोचते उसी वो क्या कहते हैं कुएं के मेंढक की तरह है। भाई आप अल्टरनेटिव सोचें, जब आप अल्टरनेटिव सोचेंगे, कुछ और सोचेंगे, उस थीम से बाहर निकल के सोचेंगे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा जो भी हो रहा है ये उसी कुएं में हो रहा है। कुएं से बाहर निकल के थोड़ा सा सोचना शुरू करें, आपको इसका हल इंशाल्लाह। नहीं कमर साहब, मैं ये बात कहूँगा आपसे कि अगर ये देखें आपके, अगर ये बाहर निकलना भी चाहें तो किस तरह निकलेंगे? IMF से तो हम वैसे भी इतना कर्जा ले चुके हैं कि अभी हमारा सर उठाना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा हमारे कवानीन जो हैं, अभी तक बरतानिया के कवानीन हम पे लागू हैं, हमारा अपना तो कानून है ही कोई नहीं ना जी। तो इसके लिए तो हमें बड़ा टाइम दरकार है। या फिर इस्लामी नुक्ता नज़र को रखेगा कौन सामने? ये बताइएगा, क्या ये जो पार्टियाँ आपके सामने मौजूद हैं, इनमें कौन है? अगर एक शरीयत के मुताबिक बात नहीं कर रहा तो दूसरा उसे टोक भी नहीं रहा। अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद्दों को पार कर रहा है तो दूसरा उसे रोक भी नहीं रहा। तो ये मतलब ये हुआ कि अगर एक पार्टी में इस्लाम समझने की समझता हूँ कि सलाहियत नहीं है, तो दूसरी पार्टी समझना नहीं चाह रही, तो कौन लागू करेगा इस्लाम? देखिए, अवाम जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। अगर हम ऐसा बंदा चाह रहे हैं कि जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके कवानीन नाफज करता है अपनी ज़िंदगी में भी और बाहर भी, तो हम उसे सिलेक्ट क्यों नहीं करते? ठीक। हम क्यों देखते हैं कि एक पैसे वाला बंदा ही अच्छा फ़ैसला कर सकता है? ठीक है। एक आर्मी की बैक वाला ही बंदा अच्छा फ़ैसला कर सकता है, एक सियासतदानों की बैक वाला ही बंदा अच्छा फ़ैसला कर सकता है। सर ऐसे नहीं होता। आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। मसलन इस्लाम हमें आज़ादी नहीं, अताअत का दर्स देता है। ठीक है। अब अताअत क्या है? हमने अल्लाह की मान के चलना है। हम तो सिर्फ अल्लाह कलमा पढ़ते हैं। आज अगर अबू जहल होता तो वो भी कलमा पढ़ लेता। क्यों पढ़ लेता? वो कहता है अमल तो करना नहीं पड़ना। बिल्कुल ऐसे ही। उस वक्त लोग अमल पे तवज्जो देते थे। ऐसे ही है। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ होती है ना वो होती है सोच। इंसान प्रोग्रेस करता है सोच की बुनियाद पे। बिल्कुल ठीक है। अब सोच से अगला स्टेप आता है, आप सोच से अमल निकलता है। ऐसा ही है। ठीक है। अमल से आपकी पर्सनालिटी बनती है और पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी अच्छा लीडर प्रोड्यूस करती है। ऐसा ही। ठीक है। हम आज तक ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हमने एजुकेशन सिस्टम से कैसा बंदा बाहर निकालना है। ठीक है।
मतलब हमें कनाडा से फंडिंग आ जाए, हम उनकी पॉलिसीज अप्लाई कर देते हैं। किसी और मुल्क से फंडिंग आ जाए, हम उनकी पॉलिसीज अप्लाई। ज़ियाउल हक जो थे उन्होंने क्या किया, इस्लाम के जहाद के याद, क्योंकि हमने लड़ाई लड़नी थी रशिया के साथ। इसका मतलब है हम तो फ़ौरन जो हमारे ऊपर थोपा जाता है हम उसके मुताबिक चलते हैं। तो फिर तब्दीली कैसे? तब्दीली के लिए सर 100 साल नहीं चाहिए, ना ही 100 दिन चाहिए, ना ही 100 घंटे चाहिए। तब्दीली के लिए वो एक लम्हा चाहिए जब आप डिसाइड करते हैं कि मैंने तब्दील होना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आज हम डिसाइड कर लें सारे मुसलमान कि भाई हमने पाकिस्तान को सुपर पावर बनाना है, कभी हो ही नहीं सकता सुपर पावर ना बने। लोग ऐसे चाहिए जो फिर दिन रात उसके लिए मेहनत करें और सही डायरेक्शन पे करें। मैंने गुजरांवाला जाना हो या लाहौर जाना हो तो मेरा टारगेट सेट हो गया। अब मुझे एक बंदा रास्ता गलत बता देता है या मैं भूल जाता हूं तो मैं लाहौर पहुंच जरूर जाऊंगा। ठीक है। इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं एक जगह मेरा सेमिनार था, तो सेमिनार में एक बच्चा मुझे कहता है सर पाकिस्तान, मैंने उन्हें कहा जी पाकिस्तान को 5 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश हो रही है। वो कहता है जी ऐसे नहीं हो सकता सर, ये रमज़ान में बना है पाकिस्तान, रमज़ान में बनने वाली चीज़ टूट नहीं सकती। मैंने कहा मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन बांग्लादेश जब अलहदा हुआ था पाकिस्तान से, वो ये टूटना नहीं है मुल्क। यानी इतने सतही हैं हम लोग। भाई जो कौमें तरक्की वो करता है जिनकी सोच एक कूजे में जो बंद होती है चीज़, उससे बाहर निकल के सोचते हैं। आज भी हम पूरे मतलब आर्मी चीफ हैं या दूसरे वज़ीर आज़म साहब हैं या वज़ीर आला साहब हैं, किसी भी एक इशू पे टेक्नोक्रेट्स इकट्ठे करें ना सारे मुल्क से और कहें जी ये हमें मसला पेश है, आएँ जी बताएं हल, क्यों नहीं हल निकलता? मुझे तो ये समझ नहीं आती, या तो ये हल निकालना नहीं चाहते और या ये जो इतना दबाव है कि ये उस तरफ सोचते नहीं हैं। मैं कमर साहब से आपकी बात से बात करता हूं कि आपने कहा कि हम तब्दीली ला सकते हैं, एक लम्हे में ला सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अगर तब्दीली लाने वाले पीछे बैठे हैं, बार बार न्यूट्रल न्यूट्रल लफ्ज़ आता है, उसके बाद दरमियान में आपने अपनी बातों में कह दिया कि वज़ीर आज़म बैठ जाए, वज़ीर आला बैठ जाए या फिर आर्मी चीफ बैठ जाए। अगर दरमियान में फिर आर्मी चीफ ने बैठना ही है, बात को मुकम्मल करना ही है, तो तब्दीली कैसी? जी ये मुझे बताइएगा ना। मेरे कहने का मकसद है कि उनकी जो ड्यूटी है उनको ड्यूटी करने दें। बिल्कुल सही है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मैं जो अनकरीब देख रहा हूँ ना, हमारे पाकिस्तान में भी तुर्की मॉडल अप्लाई होना है। अवाम ने आर्मी के सामने खड़े हो जाना है, आर्मी ने फिर अपनी हदूद में जाना है। मुझे जो समझ आ रही है, ये अदारों पे इतना ज़्यादा अटैक जो किया जा रहा है, ये अदारों को फेल करने की कोशिश की जा रही है, अवाम की नज़र में अदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जा रही है। ये नफ़रत इतनी तेज़ी से फैल रही है, अगर इसे अभी रोकने के लिए इक़दाम ना किए गए तो ये एक वक्त आना है कि आर्मी और अवाम ने आमने सामने हो जाना। लेकिन मैं फिर इख्तलाफ करूँगा आपकी बात से। मुझे ये बताइएगा, आर्मी खुद तो नहीं आ रही ना, आर्मी को तो लाया जा रहा है कि दरमियान में अगर मुस्लिम लीग इस वक्त इक़्तिदार में आई है तो जनाब इमरान खान ने स्टेज पे नारे शुरू कर दिए, हमें मालूम है वो कौन कर रहा है, हमें मालूम है कौन कर रहा है। अगर उनकी को हुकूमत गिर रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बुतान लगा रहे हैं, तो इदारों को तो घसीटा जा रहा है, इदारे सामने तो नहीं आ रहे ना। अगर ये जमहूरियत ही चाहते हैं तो अपना काम खुद क्यों नहीं करते? हम अदालत की बात करते हैं। हाँ। अदालत में जो पार्टी वाइज अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आप ज़रा उसे गौर करें ना। अब वो पार्टी वाइज जब अपॉइंटमेंट्स होती हैं, काम शुरू ही उधर से होता है ख़राब। हर बंदे की फिलिएशंस होती हैं, लाइकिंग या डिसलाइकिंग होती हैं। आप इसको रोक नहीं सकते। रोक कैसे सकते हैं? जब प्रोफेशनल्स और टेक्नोक्रेट्स आप ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, प्रोफेशनल्स क्या मतलब? आप ज़रा गौर करें, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि एक प्रोफेशनल बंदा जो है वो आपको ना बता सके कि भाई इस मसले का हल क्या है। मतलब अगर एक बंदा इकोनॉमिक्स में अच्छा है तो इकोनॉमिक्स के सारे बंदे पाकिस्तान के इकट्ठे करें और उन्हें कहें जी बताएं इसका हल दें,
पूरे पाकिस्तान में अनाउंस करें। ठीक है, ठीक है, बड़े बड़े काबिल लोग मैंने देखे हैं जो इन मसलों के ना सिर्फ हल दे सकते हैं बल्कि वो हल के बाद इसको प्रोग्रेस पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम वो कुएं के मेंढक से बाहर नहीं आना चाह रहे, कुएं से नहीं बाहर आना चाह रहे। जब तक हम कुएं से बाहर नहीं आएंगे हमारा मसला हल नहीं होगा। अब इदारों की तरफ अगर बात चली है तो अभी चंद दिन पहले जब हमजा शहबाज को फारग कर दिया गया और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया गया, उस वक़्त इदारों का किरदार आपने देख लिया कि एक छोटी सी बात के लिए उन्होंने 2-3 दिन लगा दिए। अभी फैसला महफूज है, महफूज है, महफूज है। हमें तो ये लग रहा था हमेशा के लिए महफूज हो चुका है लेकिन उसके पीछे जो नज़र आ रहा था कि वो डील कर रहे हैं, वो अपने 5 जजों का बेंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मियाँ शहबाज साहब आप इस पे एग्री हैं तो फैसला आपके हक में दे देते हैं, अगर आप एग्री नहीं हैं तो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना देते हैं। यार ये कौन सी अदालत है, ये कौन सा, ये मैं समझता हूँ कि इदारा है कि जो खुद पहले डील कर रहा है और डील भी ऐसी कर रहा है कि अपने जहन के हमआहंगी करने वाले लोग वो सामने ला रहा है और कह रहा है ये 5 जजों का पैनल है, इस पर साइन कर दो जी, ओके हो गए हैं। वो नहीं ओके कर रहा तो ये बात हो रही है। तो जब इदारे ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे तो कौन काम करेगा? देखिए कोई भी अदारा जो है ना वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मतलब अगर एक अदालत है तो अदालत का काम सियासत नहीं होना चाहिए। अदालत का काम जो हमारा आइन है उसके मुताबिक चलने का होना चाहिए। बस सादा सी बात है, आपने एक आइन बना दिया अदालत का, एक उसका SOPs बना दिए, उससे बाहर चीज़ें नहीं जानी चाहिए। जब उससे बाहर हम निकल के सोचना शुरू करते हैं तो फिर काम ख़राब होता है। डील्स करते हैं बहुत सारी, मतलब पिछले 10-1 साल में पहले कोई बात, कोई प्लान बनाता था ना तो वो 15-20 साल लग जाते थे कि हमें समझने में। अभी अवाम और मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि अभी तो 10-15 दिन में पता चल जाता है कि भाई क्या हुआ है, पीछे साइंस क्या थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, किन चीज़ों की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो ये सारा बहरान जो है ख़त्म उस वक्त होगा जब आप जो जिस वजह से पाकिस्तान बना है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। हम बचपन से नारा सुन रहे हैं पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका खारजा पॉलिसी किसकी है? आपका एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मैकाले का है, इकोनॉमिक सिस्टम एडम स्मिथ का है, अदालती निज़ाम ब्रिटिश एक्ट 1935 का है, सोशल सिस्टम का पता ही नहीं। तो फिर बंदा कहे हम प्रोग्रेस करें। प्रोग्रेस वो बंदा करता है जो क्लैरिटी ऑफ थॉट रखता है, चाहे देर लग जाए चाहे जल्दी करे। प्रोग्रेस हमेशा एक रास्ते पे चलने से मिलती है और वही रास्ते पे जब हम अडॉप्ट करेंगे तो चीज़ें बेहतर होगी। और मैं आज एक दावा करता हूँ, अगर पूरी दुनिया में इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम अप्लाई कर दिया जाए तो अल्लाह के फजल से हम पूरी दुनिया के ये जो प्रॉब्लम्स हैं ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए ज़रा पार्लियामेंट की तरफ चलते हैं और कमर साहब देखते ही हैं कि क्या ये हमारे लीडर जो हैं ये जमहूरियत चाहते हैं। अगर ये जमहूरियत चाहते हैं तो क्या ये जमहूरी अमल है कि कल जब डिप्टी स्पीकर असम्बली के अंदर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लोटे पकड़ के तो उसे बरसात लोटों की जाती है। ठीक है जी। उससे पहले परवेज़ इलाही साहब जब स्पीकर थे तो हमजा वाला मामला सामने आया तो सबसे पहले गुंडागर्दी शुरू हो गई। अगर पार्लियामेंट में हमें यह सबक दर्ज दिया जाता है कि यहाँ भी डिक्टेटरशिप है, यहाँ जमहूरियत नहीं है, अपनी मनवानी है हमने, जितना कोई बड़ा बदमाश है इतना बड़ा वो लीडर है, तो इससे बेहतर अमरीत है कि जमहूरियत है? ये बताइएगा मुझे सर, ज़रा गौर करें। हमारा इस वक्त 24 करोड़ के करीब आबादी है। पहले जमहूरियत को समझ लेना। 24 करोड़ में से 9 करोड़ 8 करोड़ हमारे वोटर्स हैं। हमारा जो वोट पढ़ते हैं ना वो 3 करोड़ 3.5 करोड़ के करीब कास्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है। ये पूरे पाकिस्तान की मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। अब जो पार्टी जीतती है वो 1 करोड़ 70-80 लाख वोट लेती है। अब मुझे बताएं 170-80 लाख लोग नुमाइंदे बना के भेजते हैं कहाँ? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कभी बताएं जरदारी साहब ने पूछा है अपने नुमाइंदों से कि भाई मैं ये फैसला करने लगा हूँ? जी जी, नहीं ना पूछते। नवाज शरीफ ने पूछा है?
कभी इमरान ने पूछा है। तो भाई जमहूरियत कहाँ है? जमहूरियत तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप तो बहुत आगे चले गए हैं ना। अब अगली बात है जी, थोड़ा सा मैं सिर्फ बात करना चाहूँगा कि आप बहुत आगे जा गए, फैसला लेना शुरू हो गए हैं, या जमहूरियत का फ़र्क बताना शुरू हो गए हैं। पहले ये बताइए कि क्या जो नुमाइंदे सेलेक्ट होकर असम्बली तक पहुँचते हैं वो अवाम भेजती है? क्या वो वोटर हैं जो पीछे उनको भेज रहे हैं? नहीं, अगर वो नहीं भेज रहे, कोई भेजने वाला उनको है, तो मियां नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी या इमरान खान ने अपने नुमाइंदों से क्यों पूछना है? उन्हीं से पूछना है ना जो भेज रहे हैं। तो फिर बात तो उनसे होगी ना फिर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आमरीत जो है ये भी आमरीत ही है, जमहूरियत। चाहे आप सदारती जमहूरियत की बात करें, चाहे किसी और की करें। तो फिर छोड़ें जमहूरियत को, डिक्टेटरशिप ठीक है, आमरीत ठीक है। नहीं, फिर आप उसकी बात करें ना जो असल निज़ाम है। हाँ, असल निज़ाम कहाँ से आएगा भाई? वो हम नहीं इम्प्लीमेंट करना है, अवाम ने। अवाम पहले अपने घरों में इस्लाम नाफज करे। भाई एक बूढ़ा खादम रजवी उठता है, चेयर पे, व्हील चेयर पे जा रहा होता है, उस पर तशद्दुद किया जाता है, उसके कारकुनों को शहीद कर दिया जाता है, ज़ख्मी बेशुमार हो जाते हैं, लेकिन उसकी ना कोई FIR, ना कोई पकड़ा पकड़ाई, ना सिस्टम निज़ाम। वो ऐसे ही दुनिया से बाहर हुआ और चला गया, पता ही नहीं चला कि दुनिया से जा कैसे रहा है। तो कौन एक नारा सिर्फ लगा रहा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और उसको आप ख़त्म कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं ऊपर से कोई और आएगा? कैसे आएगा जी? ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। मतलब बहुत सारे मुसलमान शहीद होने ही होने हैं, जिन्होंने इस्लाम के ऊपर उठना है, उन्होंने मारा जाना है, उन्होंने शहीद भी होना है, गाजी भी होना है। दिस इज़ मतलब ये पार्ट ऑफ गेम है। आखिरी वक्त में जब होना है, आखिर पे वो यही होना है, एक अहले ईमान और एक अहले कुफर। अभी ये बड़ी तेज़ी से सफ़र तय हो रहा है। पहले बंदा न्यूट्रल रहने की कोशिश करता था, उधर भी नाल ला लिया, उधर भी ना लिया, लेकिन अब लोगों को समझ आना शुरू हो गई है असल लड़ाई इस्लाम और कुफर की है। और कुफर अपने पंजे गाड़े हुए है और वो उन पंजों से निकलने नहीं दे रहा। देखे ना, उस्मानी खिलाफत लोग मानते ही नहीं थे। उस्मानी खिलाफत देखे 1924 तक कायम रही। 1924 से लेकर आज तक आलमोस्ट 100 ईयर्स हो गए। इस्लामिक स्टेट कहीं नहीं है। बताएं कहाँ है? कोई एक मुल्क बताएं जहाँ इस्लामिक स्टेट क्या होती है, इंटरनल पॉलिसीज़ और एक्सटर्नल पॉलिसी अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक हो। हमारी तो मुफाद की बुनियाद पे। तो मुफाद क्या है? जानवर को सेक्स की अपील हुई तो उसने जनाब वो कर लेना है, क्योंकि उसका मुफाद है। उसने नहीं देखना बाकी कौन क्या कर रहा है। तो असल में समझने वाली बात यह है कि जब तक हम अल्लाह का कानून जो है वो नाफज नहीं करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून नाफज नहीं करेंगे, चीज़ें मुझे नहीं समझ आती कि सही हो जाए। ये ऐसे ही रहनी है। और एक और मैं बात बता दूँ, 2000 आपको याद है रॉयल टीवी का आपने इंटरव्यू किया, और 2000 मेरा 16, 17 ये 13, 14 की बात है। आपने पूछा जी इमरान खान परफॉर्म करेगा? मैंने कहा नहीं। आपने कहा जी कैसे? मैंने कहा इमरान खान के दौर के बाद हमें जरदारी याद आएगा। यार इन्ना बेड़ा गर्क तो जरदारी के दौर च भी नहीं सी होया। जमहूरियत या सरमायादारियत का सबसे जो पहलू होता है ना, दो चीज़ें होती हैं उसमें, दो पहलू होते हैं। पहला पहलू, हर आने वाला दिन पिछले से बदतर होगा। अमीर अमीर तर होगा और गरीब गरीब तर होगा। ऐसे ही। मुझे बताएं, आज इंटरव्यू 10 साल हो गए उस इंटरव्यू को दिए हुए, वो सारी बातें सच हो रही हैं कि नहीं हो रही? ऐसे ही। अभी शहबाज शरीफ आया ना, इसके बाद इमरान खान आए, वो शहबाज शरीफ से अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि ये एक चुंगल है जिसमें उन्होंने हमें फंसा दिया है। इससे निकलने का तरीका है आउट ऑफ बॉक्स सोचना, जो कि हम नहीं सोच रहे। दिस इज द सोल्यूशन। ये तो वो बात हुई ना कि एक बदमाश गैंग में हम चले गए हैं, जाने का रास्ता तो है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वापसी मौत है, तो वापसी मौत ही होगी। तो मैं ये आगे एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा। 96 में हकीम सईद साहब ने यह कहा था कि इमरान खान साहब को लाया जाएगा और इस तरह आपके ऊपर बिठाया जाएगा, यहूदी लॉबी आगे बढ़ेगी, ये होगा वो होगा। बड़ा कुछ उन्होंने 96 में नुआए वक्त में बड़ा आर्टिकल आया था उनका। इसी तरह 2006 में मेरे ख्याल में अपना क्या नाम है ना, मौलाना इसरार साहब ने कहा था, ठीक है। तो बातें लोगों की दूरंदेश लोग थे, बातें कर गए। उसके बाद आपने भी 2010 में कर दी। तो मुझे ये बताइए कि आने वाला वक्त क्या है हमारा? आने वाले वक्त में क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे?
या ये इसी तरह झगड़ते रहेंगे और हम एक दूसरे का गिरेबान चाक करते रहेंगे? इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल्चर दिया, वो हम नस्लें हमारी लगी रहे ना, वो सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि बदतमीज़ी का वो कल्चर हमने दे दिया कि अगर दो बंदों में बैठ के हम बात कर रहे होते हैं ना, तो सबसे वो पहले तहरीक इंसाफ वाला गाली देता है, ठीक है, हम ऐसे करेंगे जी, ये है उसकी उसकी। तो ये कल्चर को हम ख़त्म अब इतनी जल्दी नहीं कर सकेंगे। दूसरा, करप्शन, झूठ पार्टियों ने रखा, केसेस बने, फ्लॉप हुए, मतलब उनके अंदर भी एक बेईमानी का आंसर था जो वो करते रहे, और मेरे ख्याल में वो भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो कैसे हम लोग इनसे दूर रहें, या अपनी नई नस्ल को कैसे कहें कि यार खुदा के वास्ते कि अपने आप को संभालो, घर में लुकमा नहीं है रोटी का। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि जिस दौर में गुर्बत हो जाए ना जिस हुकूमत पे या जिस मुल्क पे, तो उस वहाँ पे इज़्ज़त जो होती है ना वो सस्ती हो जाती है। ऐसे ही है। ठीक है, अब क्या होगा? अब कारोबार तो है नहीं, सिस्टम नहीं है, मर्द घरों में बैठे हुए हैं, औरत कमाने का जरिया बन गई है, यानी सबसे पहले हमारी गैरत मर गई। बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। जब गैरत मर गई तो दीन इस्लाम का नाम लेना तो फिर मैं समझता हूं कि हमारे ऊपर जुर्म है ना कि हम इस्लाम का नाम भी लें और औरत को बाहर भी चार द्वारी का तकद्दस भी पमाल करवाने की उससे कोशिश करें हम, तो ये कैसे ठीक होगा जी? देखिए, मैं फिर उसी पे आऊँगा, बुनियाद पे। बुनियाद जिस दिन हमारे अफकार और सोच की बुनियाद, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर भी कहते थे, सादिक और अमीन। क्यों? क्योंकि उनकी सोच थी, अल्लाह ने उन्हें बताया था कि झूठ बोलना हराम है। उन्होंने फिर अमल से साबित किया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सारी ज़िंदगी झूठ नहीं बोलना। ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन झूठ ना बोल के एक पूरी लाइफ लोगों को जब दिखाया तो लोगों ने उन्हें कहा कि ये बंदा सच्चा है। ठीक है, ठीक है। जब कहा कि ये बंदा सच्चा है, उनकी पर्सनालिटी का एक वो करैक्टर बन गया। इसी तरह लोगों ने जब नबूवत का अनाउंसमेंट की तो फिर भी लोग उन्हें कहते थे क्या कि ये अमानतदार है। तो ये अमानतदार, झूठ ना बोलना, ये आपके करैक्टर्स होते हैं पर्सनालिटी के। बिल्कुल ऐसा ही है। आज भी हमें ऐसी पर्सनालिटीज़ चाहिए जो इस तरह के करैक्टर अब इम्प्लीमेंट करें। जब वो इम्प्लीमेंट करेंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह का दीन नाफज होगा। और मेरा ईमान है, अल्लाह हदीसें भी हैं कि इस्लाम क़यामत से पहले नाफज होगा, फिर पूरी दुनिया पे वो छा जाएगा और फिर क़यामत आएगी, उससे पहले क़यामत नहीं आ सकती इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपका। और नाज़रीन, इस वक्त कमरुज़्ज़मान फ़ती साहब से हम बात कर रहे थे और ये कहते हैं कि मैं मायूस नहीं हूँ, उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक कि अल्लाह का दीन नाफिज नहीं होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को नहीं माना जाएगा, शरीयत को नाफिज नहीं किया जाएगा। इतनी देर मैं पुरुम्मीद हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस नस्ल में नहीं तो अगली नस्ल में इस्लाम ने पूरी दुनिया में डंका बजाना है, झंडा ऊपर जाना है इस्लाम का। तो अल्लाह करे ऐसा हो और इंशाअल्लाह ताला होगा। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।